सुप्रभात कक्षा 10। आज हम देखेंगे हिंदी का पाठ 11। हमारे पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत। क्या नाम है हमारे पाठ का? बाल गोविंद भगत। और इस पाठ के लेखक का नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो सभी बच्चे अपनी किताब में ध्यान देंगे। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। कहाँ पे हुआ? बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। तो बचपन में ही लेखक के माता पिता का स्वर्गवास हो गया था और इस वजह से उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों और अभावों का सामना करना पड़ा। उनका संघर्ष जो है वो उनके बचपन से ही शुरू हो गया था। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। तो उनका निधन कब हुआ? सन 1968 में। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव है पतितों के देश में, जो कि एक उपन्यास है, चिता के फूल, जो कि एक कहानी है, और अम्बपाली क्या है? अम्बपाली एक नाटक है। माटी की मूर्तें रेखा चित्र है। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत है। जंजीरें और दीवारें संस्मरण है। तो आदि इस तरह से उन्होंने ये रचनाएं उनकी थी। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें? कलम का जादूगर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी रचनाओं में विशेषता थी, विविधता थी, और इसी वजह से उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। तो उनकी उम्र कितनी होगी? 60 से ऊपर की। बाल पक गए थे, मतलब कि बाल सफ़ेद हो गए थे उनके। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे। तो बाल गोविंद भगत लंबी दाढ़ी या जटाजूट, मतलब कि साधुओं की तरह लंबे बाल नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। तो उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथियों की सी कनफटी टोपी। तो बाल गोविंद भगत जो है कपड़े भी बहुत कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी पहनते, और कबीर पंथियों वाली जो टोपी होती है, मतलब कि कबीर के अनुयायी जिस तरह की टोपी पहनते हैं, कनफटी टोपी, मतलब कि कान तक की, जिससे कान दिखाई दे। जब जाड़ा आता तब काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। तो जब सर्दियां आती तो हल्का सा कंबल ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन। तो उनके मस्तक पर हमेशा क्या रहता था? रामानंदी चंदन। रामानंदी चंदन मतलब कि जो रामानंद के जो अनुयायी लोग जो चंदन लगाते हैं, वो चंदन वो लगाए रखते थे, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रखते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। तो अब बाल गोविंद भगत के बारे में जो बातें बताई गई कि साधुओं की तरह ही लंगोटी पहनते थे, कबीरपंथियों की तरह टोपी पहनते थे, जटाजूट तो नहीं रखते थे, लेकिन सफ़ेद बालों से हमेशा उनका चेहरा जगमग करता था, और रामानंदी तिलक लगा के रखते थे। तो इस पर से ये अंदाजा नहीं लगाना है हमें कि वो एक साधु थे। बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। बाल गोविंद भगत क्या थे?
गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। तो उनकी गृहिणी मतलब कि उनकी पत्नी का तो लेखक को याद नहीं है, लेकिन उनके बेटे और पतोहू मतलब कि पोते की जो पत्नी है और बेटे को तो उन्होंने लेखक ने देखा था। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। तो अब बाल गोविंद भगत की थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी और अच्छा ठीक ठाक सा साफ सुथरा मकान था। किंतु खेतीबाड़ी करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में उतरने वाले। लेकिन बाल गोविंद भगत खेतीबाड़ी करते थे, परिवार भी रखते थे, लेकिन गृहस्थ होते हुए भी उनका जो व्यवहार था, उनका जो स्वभाव था वो साधुओं जैसा ही था। वे अपना जीवन साधुओं की तरह ही जीते थे। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। तो बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे और कबीर के बताए हुए रास्ते पे ही चलते थे, मतलब कि कबीर को मानते थे। कभी झूठ नहीं बोलते, खराब व्यवहार रखते, कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, मतलब कि डरते नहीं थे। किसी के भी सामने बात करनी हो, दो टूक बात मतलब कि हमेशा जो भी बात करनी थी साफ साफ बात करते थे। न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते और किसी से फालतू का झगड़ा भी मोल नहीं लेते थे। किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। और बाल गोविंद भगत कभी भी किसी की भी चीज़ को बिना पूछे हाथ नहीं लगाते थे और उसका प्रयोग करना तो बहुत दूर की बात है, व्यवहार में लाना मतलब उसका प्रयोग नहीं करते थे किसी और की किसी वस्तु का बिना पूछे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता कि उनका ये एक नियम था कि कभी किसी की चीज़ को हाथ नहीं लगाना है बिना पूछे, या उस चीज़ को का इस्तेमाल नहीं करना है। भले ही खुद को कितने ही अभाव का सामना करना पड़े या कितनी ही ज़रूरत हो, लेकिन वो कभी किसी की चीज़ के हाथ नहीं लगाते थे। और उनके इसी नियम को देखकर लोगों को कभी कभी आश्चर्य होता था। कभी वे दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। तो अब वो कभी भी किसी दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं जाते थे। उनकी सारी चीज़ें साहब की थी, मतलब कि कबीर की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। तो उनके खेत में जो भी धान्य होता था वे सबसे पहले साहब के दरबार में लेके जाते, और साहब का दरबार उनके घर से 4 कोस दूर था। तो इतनी दूर पैदल लेके जाते उसे, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया, जाकर प्रसाद रूप में जो भी उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। तो वो एक कबीरपंथी मठ था, साहब का दरबार मतलब कि कबीरपंथी एक मठ था। वहाँ पे जो भी उनके खेत में धन धान्य होता उसे ले जाते। कहाँ पे ले जाते? कबीरपंथी मठ पे, साहब के दरबार पे। और फिर वहाँ से जो भी उन्हें मिलता उसे प्रसाद रूप में लेके उसे वापस घर पे आते और उसी से फिर अपने परिवार का गुजारा चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव उठते। तो लेखक कहते हैं कि वो तो उनके गाने पे मुग्ध थे। वो कबीर के जो पद थे, उनके जो दोहे थे, उनको गाते थे। वो इतने अच्छे से गाते थे कि कोई भी मुग्ध हो जाए, इतनी सुरीली आवाज़ में गाते थे। तो लेखक कहते हैं कि मैं तो उनके गाने पर मुग्ध था। आषाढ़ की रिमझिम में समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं। ठंडी पुरवाई चल रही। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी
कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। तो जब आषाढ़ के समय में किसान लोग सभी अपने खेती को संभाल रहे होते हैं, रोपनी कर रहे होते हैं, उस समय पे आकाश में बादल छाए हुए होते थे, हवा ठंडी ठंडी चल रही होती थी और उस समय पे बाल गोविंद भगत का जो मधुर स्वर है वो कानों में पड़ता, वे कबीर के दोहे या पद गाते और किसी को ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि ये कौन गा रहा है, सब समझ जाते कि ये बाल गोविंद भगत गा रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। तो जो बाल गोविंद भगत का मधुर स्वर जो है, मधुर गीत जो है, वो ऊपर उसकी जो मधुर आवाज़ जो है, उसकी जो मधुर धुन है वो आकाश में स्वर्ग की ओर, मतलब कि आकाश में भी जा रही है और जो धरती पे जो लोग हैं उनके कानों में भी मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती है, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। तो जैसे ही बाल गोविंद भगत की आवाज़ सबके कानों में पड़ती है, मधुर गीत सबके कानों में पड़ता है, तो हर कोई झूमने लगता है। तो बाल गोविंद भगत के मधुर संगीत में ऐसा जादू है कि हर कोई मुग्ध हो रहा है, हर कोई झूम उठ रहा है। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, मतलब कि भादों की वह अंधेरी रात, अधरतिया मतलब कि आधी रात। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टरटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। तो आधी रात है, बारिश अभी होके ख़त्म हुई है, मूसलाधार बारिश हुई है और अभी ख़त्म हुई है। तो उस टाइम पे झिल्ली की झनकार हो या मेंढक का टरटर करना हो, बाल गोविंद भगत की आवाज़ उतनी ही सुरीली वैसे ही सबके कानों में पड़ रही थी। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। तो बाल गोविंद भगत की जो खंजरी है वो बज रही है और बाल गोविंद भगत खुद भी गा रहे हैं। गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। तो इस तरह से बाल गोविंद भगत गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। तो इस तरह से बाल गोविंद भगत जब गा रहे थे तो आधी रात को जैसे बिजली चमकती है एकदम से, वैसे ही बाल गोविंद भगत का ये जो गाना था, ये जो स्वर था, आधी रात को किसे चौंका न देता, मतलब कि किसको आश्चर्य में न डाल देता।